लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज क्या पढ़ा था आपका कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ या सदिश जो होते हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं आपस में। जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि सदिश या वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एरो हेड। ठीक है, किसी भी वेक्टर को जोड़ने के 3 मेथड थे। पहला था आपका ट्रायंगल मेथड, दूसरा था आपका पैरेललोग्राम मेथड और तीसरा था आपका पॉलीगॉन मेथड या पॉलीगॉन लॉ भी कह सकते हैं उसे। तीनों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन। मुझे ठीक से पढ़ना है कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है वो आपका। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ पे आने से पहले तुम्हें एक छोटा टॉपिक और कवर करना पड़ेगा दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है ये समझ लो। क्या लिखना है तो आप लिख सकते हो, चाहो लिखो। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ एनी वेक्टर into its components, splitting of any vector into its components is called resolution of vector, is called resolution of vector। यानी किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देने को ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, समझिए कैसे, समझो। करें, एज्यूम करना। ठीक है, माना कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देके तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने देखो जस्ट एक फोर्स है, मैंने ये कोई आपका माना कि कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, उसे क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम जगह पे हो रहे हैं, फिर तो ठीक है। बट अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो कि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट किसी और एंगल पे हो रहा हो। एग्जाम्पल देखो, लेट मान के चलिए कि लेट मैं चल रहा हूँ और मेरे पास एक छोटा सा कोई जानवर है, माना कि ये छोटा सा मेरे पास एक छोटा साइज का कुत्ता आता है आपका पोमेरियन टाइप का, वो मेरे पास है इस समय। ठीक है, उसके गले में मैंने एक वो बांधा हुआ है, लेट एक चेन बांधी हुई है और चेन बांध के मैं ऐसे करके लेके चल रहा हूँ उसे। देखो समझो ज़रा, लेट ये उसका गला है, फोर्स देखो ऊपर की तरफ, वो छोटा है साइज में, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ मैं और डिस्प्लेस कर रहा हूँ इधर की तरफ। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल की ओर और फोर्स लग रहा है मेरा किसी एंगल पे। तो ऐसे में जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल आ जाए, या शब्द मैं चेंज कर रहा हूँ, दो वेक्टर्स के बीच, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, तो ऐसे में मुझे उसका रिजोल्यूशन करना पड़ता है, या मैं कहूँगा ऐसे में मुझे उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो मुझे इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी कि Fx लेना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली हो रहा होता, माना कुछ ऐसा केस होता, तो मुझे इसका वर्टिकल जो है वह कंपोनेंट लेना पड़ता। समझ में आ गया? तो जैसा कि वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं F ले रहा हूँ जानबूझ के, यानी कि वेक्टर F, लेट इज ए फोर्स, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेट दिस इज ए फोर्स। तो अगर मैं इस फोर्स को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं, तो इसे कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि दिस इज लेट Fx एंड दिस इज Fy, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर समझो, जिस कंपोनेंट पर एंगल बन रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमेशा, और जिस पर जैसे एंगल बनने का 90 वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि अगर ये कुछ ऐसा होता F, लेकिन एंगल ये होता, समझो ऊपर से एंगल मैं दिखा रहा होता, लेट माने चलो मैं बाइक चला रहा होता और बाइक मैंने टेढ़ी कर दी, तो अब एंगल ऊपर से बनता है। ऐसे में दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy। ये आपको बिल्कुल याद में रखना है। हॉरिजॉन्टल हमेशा ये वाली डायरेक्शन नहीं होती है, ये हमारे ऊपर हम किसको माने, तो जहाँ से एंगल बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसे यहाँ पे यहाँ से एंगल बन रहा है ना, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाला अपने आप ही वर्टिकल। अगर एंगल ऊपर से बन जाए तो दिस हॉरिजॉन्टल एंड इसके परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल कंपोनेंट। लिख लीजिए, और एक चीज़ और समझ लो तब लिखना, एक चीज़ और लिखा दो, और
एफ एक्स बराबर यहाँ पे, या एफ बराबर, वेक्टर एफ बराबर होगा जो दैट इज एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप। अब ये समझो, ये मैंने अभी बताया था आपको, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सेस पे जो भी वेक्टर होता है उसके साथ यूनिट वेक्टर क्या लगता है हमेशा डायरेक्शन दिखाने के लिए, आई, इसलिए मैंने लिखा एफ एक्स इंटू आई, और वाई के सापेक्ष क्या लगेगा, जे। तो हम ऐसा भी सकते हैं वेक्टर एफ बराबर क्या आएगा, एडिंग ऑफ दीज टू। लिखिए, समझते रहो, अभी 2 दिन चीज़ समझनी की इसमें। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी, ठीक है। ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ से बन रहा है, कभी कभी ऊपर से एंगल आता है, पढ़ोगे तुम आगे आएगा। दोनों बना लो, लिख लो। पर इतना समझो, अगर ये क्लियर है तो फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के और आगे पढ़ेंगे इसे। क्लियर, आगे बढ़ो। अब समझो, अब इसका मान निकालना है मुझे, यानी कि अभी मुझे एफ एक्स और एफ वाई के मान भी निकालने हैं। तो देखिए मान कैसे निकालते हैं। देखो, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें एक वो करूँगा, अब कंस्ट्रक्शन करूँगा। देखिए, मैंने यहाँ से ठीक परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पे, और लेट माना कि ये बन रहा है जो ये ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है लेट ओ। ओरिजिन मान लो, इसे ओरिजिन ओ से दिखाते हैं, ओ ए बी, ठीक है। मैंने ठीक एक परपेंडिकुलर खींचा, एक लंब खींचा यहाँ पे, और एक जैसा कि दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, ठीक है। अब अगर ये एफ वाई है तो मैं इसे भी मान सकता हूँ, लेट दिस इज एफ वाई। दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, इतना समझो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी ओ, ए बी ओ के अंदर। अब ये आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ये वाला हिस्सा, देखिए जिस पर एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला, इसको बोलते हैं आपका क्या, लंब बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या लंब। इसको बोलते हैं आधार या बेस, और ये जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूस या इसका कर्ण। ये क्लियर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि, अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, देखो, कॉस थीटा इजिकल टू, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, कॉस थीटा इजिकल टू आता है किसी को, क्या होता है बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस अपॉन दिस, यानी आधार बटे कर्ण रख दूँ। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बेस अपॉन से शॉर्टकट लिख दूँ एच, या बेस का मान है एफ एक्स और इसका मान है एफ, यही तो है। इसका मान एफ एक्स है, इसका मान है एफ। ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। लिखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लिखो, ठीक है। और इसी प्रकार से साइन थीटा का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। मैं मान रखने जा रहा हूँ, यानी लिख देता हूँ परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, या ये होगा एफ वाई अपॉन एफ, ठीक है। ये अगर इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसे भी लिख लीजिए। देखिए, तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री लगाई, साइन थीटा कॉस थीटा का मान, ठीक है। और आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज कॉस थीटा विद वेक्टर एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज साइन थीटा। पहले इतना क्लियर करो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्लियर। अब चाहो तो तुम इसमें भी लिख सकते हो वो चीज़, ये सारा मिटाओ। अब तुम्हें जो करना है, देखो तुम्हें इतना नहीं सोचना, तो समझाने के लिए बताया गया सब, ये सब हटाओ। जब भी ऐसा मिलेगा अपने आप ही लिख देना है यहाँ पे एफ कॉस थीटा और दिस इज एफ साइन। बस जहाँ पर एंगल बन रहा है कॉस लगा देना साथ में, और उसके अपोजिट में साइन लगा देना। या
अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, एफ ये वाला मान है और एंगल यहाँ पे बन रहा है, अपने आप ही ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एफ साइन। दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर और कंपोनेंट्स में तोड़ देना, बस। तो क्लियर, बस मान है। मतलब आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि सीधे आपको अपना ही पता हो कि ये लगाना है तो लगा दिया। क्यों लगाना है वो मैंने आपको समझा दिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अब जो अगला टॉपिक आने वाला है, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब यूज होने वाला है, उसको ध्यान से देखिएगा। बेटा ये क्लियर है सबको? श्योर? आगे बढ़ो, अगले उस पे आओ। वैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 2 या यूनिट 2 जो चल रही है आपकी, ये सबसे बड़ी यूनिट है आपकी इसमें। मतलब कि अप्लाइड फिजिक्स जो फर्स्ट है, सबसे बड़ी यूनिट यही है। मेरे ख्याल से 20 से 25 नंबर तक यही कवर कर देती है अकेले। तो यूनिट 2 बड़ी यूनिट है काफ़ी। ठीक है बेटा, अब अगला पैरेललोग्राम लॉ, हिंदी में इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लॉ लिखिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट, if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram। adjacent का मतलब संयुग्मी, जुड़ी हुई। if two vectors are represented by two adjacent side of parallelogram, लिख दिया, then resultant is represented by diagonal of parallelogram। then resultant is represented by diagonal DIAGONAL, diagonal of parallelogram लिख दिया, intersecting at same point। diagonal of parallelogram intersecting at same point, यानी कि हिंदी में अगर कहना चाहें तो अगर दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संयुग्मी भुजाओं से दिखाया जाए तो ऐसे में जो उसका विकर्ण होगा वह दिखाएगा उनके परिणामी को, जो कि तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में होके जाता हो, यानी कि वह विकर्ण जो इन दोनों भुजाओं कटिंग पॉइंट से मिलता हो। क्लियर? अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट। देखिए, इसको अभी मिटा देते हैं। माना कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है, लेट इसकी ये भुजाएं ए बी, लेट दिस हियर ये डी। अगर पहली भुजा लेट ये मान लीजिए ये दिखा रही है वेक्टर पी को और दूसरी भुजा दिखा रही है वेक्टर क्यू को, दो भुजाएं आपकी, एक वेक्टर पी एक वेक्टर क्यू, लिखिए। क्लियर? और इनके बीच का लेट एंगल है अगर थीटा, लेट एज्यूम कीजिए। क्लियर? तो ऐसे में इनका जो डायगोनल है, ये विकर्ण है, ये दिखाएगा इनके परिणामी को, यानी R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है? संयुग्मी भुजाएं, और ये भुजाएं क्या है? समांतर भुजाएं। अंतर है दोनों में, एडजेसेंट साइड एंड दीज टू आर कौन सी साइड है? पैरेलल साइड्स। क्लियर? तो दो भुजाएं इनको दिखाएंगी तो फिर ये क्या दिखाएगा? डायगोनल आपका दिखाएगा परिणामी को। कौन सा वाला डायगोनल? जो कटिंग पॉइंट में होके जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट ऑल थ्रीज। क्लियर? ये बड़े अब ये प्रूफ करने को आता है आपका। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो स्टेटमेंट हो गया आपका। अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए, देखिए इसे कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको नीचे बढ़ाइए, ऐसे करके। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, यानी मैंने इसके बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और जो बी पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इस बेस के ऊपर। लेट दिस पॉइंट इज सी, ई मान लेते हैं। ए बी सी डी आ गया ना, लेट दिस पॉइंट इज ई। क्लियर? क्योंकि साइड ए डी और साइड बी सी ये थीटा एंगल पे है, तो ये भी किस एंगल पे होगी? थीटा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। ये एंगल भी थीटा होगा
और जो साइज इसका है वही साइज इसका भी होगा। इट मीन टू से क्योंकि ये बराबर है और सेम एंगल पे है तो मैं कह सकता हूँ दिस ऑल्सो एक्ट एज वेक्टर क्यू, ये भी क्यू की तरह ही बिहेव करेगी। इतना समझो पहले, इतना क्लियर? अब समझो, ये क्यू हो गया। तो अब मैं देखो इसका मान निकालने जा रहा हूँ, ये इनके मान देखिए, यानी कि अब मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ, देखिए फिर से वही जो अभी हमने किया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की सहायता से मैं निकालना चाहूँगा सी ई और बी की वैल्यूज़ को। अभी मैंने पढ़ाया, अगर आप वो सीख चुके हो तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे। थीटा एंगल बना है यहाँ पे, तो दिस इज क्यू कॉस थीटा एंड दिस इज ये वाला क्यू साइन थीटा। ये अभी अभी आ चुका है, बट अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कर भी लेते हैं हम लोग। तो एक बार लिख लीजिए, लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल BEC, इन राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल है, ठीक है बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है बेटा? BE और C, सिंपल। बेस और ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि दिखाई दे रहा है, बेस है आपका EC या C अपॉन ये कितना है BC, दोनों के मान रखेंगे तो CE अपॉन Q, ये तो आया, इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इधर जाएगा तो CE इज इक्वल टू Q कॉस थीटा। ये तुमने पहला मान निकाला। इसी प्रकार से साइन थीटा इज इक्वल टू, मान रखो वहाँ से BE अपॉन Q, ये इधर जाएगा तो BE इज इक्वल टू आ जाएगा Q साइन थीटा। दोनों मान लिख लीजिए, लिखिए। ये लिखाना इसमें भी ज़रूरी है, आप समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन जब डेरिवेशन आएगा तो आपको इसे भी दिखाना पड़ेगा। डेरिवेशन 3 से 5 नंबर का आएगा ये, तो ये आना चाहिए आपको। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल BCE, मैंने एक बेस का मान यानी कि CE का मान और एक परपेंडिकुलर B का मान क्या वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? आगे बढ़ो। अब ये हमको जब पता लग गया तो हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना मैं कौन सा ले रहा हूँ, फिर से इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब की बार देखो कौन सा ले रहा हूँ मैं, BE और D, या लिखिए BDE, इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज B, ये बड़ा वाला D और E, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ मैं, ठीक। किसी ने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम किसको आती है? आती है, बताओ जोर से। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, है ना। बैठो बैठो। समकोण त्रिभुज में ही क्या बताया इन्होंने, जो विकर्ण या कर्ण का वर्ग होता है यानी कि BD का स्क्वायर बराबर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है आपका, यानी कि लिख देता हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम से सीधे उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपका। क्या है? BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, लिखो, मान रखने जा रहा हूं, इसे R लिख दूं, ठीक है। पुट दी वैल्यूज, BD है रिजल्टेंट R, तो मैं इसे लिख सकता हूं R का स्क्वायर इज इक्वल टू BE, यह बना है आपका DC प्लस CE से, दोनों के मान रखो, या सीधे मान रख दूं, P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखिए, पाइथागोरस की थ्योरम को हमने लगाया और लगाने के बाद दीज आर द वैल्यूज। लिखिए,
अब इसे खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख देता हूँ, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मान यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो वी गेट आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, और प्लस ये तो है ही क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिखिए, मैंने इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ किया और मैथमेटिक्स का यूज़ करके इसे क्या कर दिया, मैंने एलेबोरेट कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? अब देखो, कॉस और साइन वालों को ले जाओ एक तरफ, बाकी को ले जाओ दूसरी तरफ। तो वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉमा कर लो। देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, मैं कॉमन करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा, बिल्कुल कुछ भी पहले लिख लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अब थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इसे, एंड प्लस हमारे पास बचा इसके अलावा 2pq कॉस थीटा। लिखो, मैंने क्यू स्क्वायर वाले साथ में ले लिए और क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लिया। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान रखो एंड वी गेट, बता दूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अवर रिजल्ट। लिखो, ये दोनों 1 आ गए बेटा है, तो 1 आ गए तो सिर्फ क्यू स्क्वायर बचा हमारे पास। लिखिए, तो इन पैरेललोग्राम लॉ अगर आपको कभी भी जोड़ने को आएगा तो ध्यान रखिएगा, दिस द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे आप लोग वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो जुड़ेंगे ही, प्लस साथ में 2pq कॉस के साथ भी ऐड होगा। देखो, अब ये पार्ट 1 हुआ है, इसका पार्ट 2 भी आना है इसका, इस पार्ट 1। एक बार इसे देखो बेटा, कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ, तो चेक कर लो एक बार। इसमें हमने क्या किया, पहले तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा के इन दोनों का मान निकाला, और उसके बाद मैंने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल BDE में, और उनमें मैथमेटिक्स मतलब पहले मान रखे, और मान रखने के बाद यूज सम मैथमेटिक्स एंड सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, एंड वी गेट दिस वैल्यू, दैट इज आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखिए एक बार, अगर इतना क्लियर है तो मैं इसके दूसरे पार्ट में जाऊँ, पहले इतना देखो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन आएगा बुक में तुम्हारा या पूछेगा, इसको बड़ा बनाना, कम से कम आधे पेज का तो बनाना, इसको नंबर अच्छे आएंगे उसमें। ठीक है, चलो देखिए एक बार, क्लियर है? आगे बढ़ूं, बिठा दूं? चलो देखो, अब इसका पार्ट 2 देखो एक बार। यानी कभी कभी क्या पूछता है, ध्यान देना यहाँ पे देखो अब जरा, थीटा जो है वह एंगल है बिटवीन P एंड Q, यानी दो वेक्टरों के बीच का एंगल। बट अगर तुमसे कहे कि रिजल्टेंट किस एंगल पे है, तो लेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ रिजल्टेंट का एंगल है लेट बीटा, यानी कि रिजल्टेंट R जो है वह लेट किसी के साथ भी, P के साथ किस एंगल पे है आपका, बीटा एंगल पे है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है तुमसे एंगल ऑफ रिजल्टेंट, तो लिखिए पार्ट 2, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। देखो, इसे निकालने के लिए फिर से इसी ट्रायंगल पे आओ जो हमने पहले यूज़ किया था। लिखो इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल BED अगेन। ठीक है, और हम जानते हैं कि tan बीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर tan। एंगल कितना है, बीटा है, तो मैं tan बीटा ले रहा हूँ। तो tan बीटा बराबर इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज नहीं
क्यू साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर दिस और अपॉन पी प्लस क्यू कॉस। क्या एक क्लियर है कि मैंने कैसे लिखा? ये समझ गया कैसे लिखा? सीधे मान रखे मैंने दोनों के, एंड दिस इज योर आंसर। बस यही तो है, दिस इज योर आंसर। ऐसे निकालते हैं इसे, समझ लो। या कुछ बुक्स में तुम्हें इतना मिलेगा तो ये भी कोई वो नहीं है, एक ही चीज़ है। अगर सिर्फ बीटा का मान निकालना है, इसको उधर दे दोगे तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। बस इन्वर्स करके लिख लो इसे, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस। ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। लिखिए, ये 10 यहाँ पे 1 इसकी वो थी, कितनी थी इसकी? 1 पावर, इधर गया तो -1 हो गई। देखो तो 10 इनवर्स आ गया आपका। एक बार इसे देखो, अगर तुम्हें क्लियर है तो बताओ। क्लियर? तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट। चलिए, तो जस्ट अभी अभी हमने एक टॉपिक किया है, एंड टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन। हमने पढ़ा कि लॉ क्या होता है, उसके बाद हमने उसका पूरा एक जो पैरेललोग्राम है उसमें कंस्ट्रक्शन किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगाया, यानी कि क्यू का क्या निकाला था, क्यू साइन थीटा क्यू कॉस थीटा। और ये सब करने के बाद लास्ट में रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। एक छोटा टॉपिक और किया था हमने, यानी कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट, जिसका मान आया था, अगर मैं बीटा को रिजल्टेंट मानूं तो 10 बीटा इज इक्वल टू आया था क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यही मान था, आप देख लेना, है ना? क्लियर? अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ पहले। क्वेश्चन जो दिया गया था वो था, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स आर आइदर क्या है, आर इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यानी कि अगर दो वेक्टर्स, लेट मैं जूम करके बता रहा हूँ, लेट की कोई वेक्टर p है और q है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर तुम्हें ये कह रहा है कि वेक्टर p और q के मान क्या है, बराबर है, पहले तो इक्वल वेक्टर, यानी कि लेट इसे भी f मान लो, इसे भी f मान लो, यही तो बोला है। ठीक है, दो बराबर के वेक्टर्स का जो परिणामी आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, वह भी इन्हीं दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर है, यानी उसका मान भी कितना है, रिजल्टेंट लेट ये r इक्वल टू भी ऑल्सो क्या है, f। तो अगर तीनों ही बराबर है तो कैलकुलेट द एंगल, यानी कि थीटा का मान तुम्हें निकालना है। करें? देखिए कैसे करेंगे। देखो, बाय द फॉर्मूला वी नो दैट, फॉर्मूला है आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। दिस द फॉर्मूला, है ना? अभी अभी मैंने लिखा है, दिस द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रखिए सारे के सारे। तो फॉर्मूले में f से मान दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो एफ स्क्वायर प्लस ऑल्सो एफ स्क्वायर। अग्री? करे? क्लियर? देखिए, सो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, द वैल्यू इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो एफ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2f कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए आगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2, ये भी f इंटू एफ स्क्वायर कॉस थीटा। अभी तक ठीक है? ठीक है बेटा, ये इधर गया, ठीक? या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसमें एफ स्क्वायर को सारे कॉमन करके काट दूँ। चलिए देखिए, एफ स्क्वायर तो है ही, इसमें 2f स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ, मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना क्लियर? मैंने 2f स्क्वायर को क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, बाहर निकाल लिया, एफ स्क्वायर से कट गया एफ स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, 1, ये 2 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इतना लिखिए, ये 1 रहा ना, तो ये जब नीचे आएगा अपॉन में, ये गुणा में है, इसके साथ ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। अब तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए।
इतना क्लियर? बस थोड़ी सी ज्योमेट्री तो लगानी है, बचा गया इसमें। ये एक भी इधर आएगा, या फिर ज़्यादा अच्छा से कर लो, ठीक है, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, ठीक। ये इधर जाएगा प्लस में है तो क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस ही तो आएगा, ये प्लस में इधर, और ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2 तो बराबर 1/2 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्लियर है? या ऐसा लिख सकते हैं इसे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/2। बात एक ही है, चाहे इधर लिखो माइनस, इधर लिखो माइनस। अभी तक कोई दिक्कत? अब तुम्हें थोड़ा सा कॉस का टेबल बनाना पड़ेगा। किसी को पता है कॉस का मान कितना होता है? मान आते हैं, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। कॉस 0 बराबर 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2 45 का, और 60 का मान होता है 1/2, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2। लेकिन ये 60 नहीं है, ये कितना है, माइनस में है, ठीक है जी। तो यानी कि माइनस 1/2 को हम लोगों को लिखना पड़ेगा आपका, ये आ जाएगा, पहले ये लिखता हूँ मैं ना, कॉस 60 यहीं पर लिखता हूँ, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 एंड कॉस 180 माइनस 60 इज इक्वल टू होता है माइनस 1/2। लिखो साहब, ठीक है जी। जब माइनस 1/2 की बात आ रही है तो दैट इज इक्वल टू 80 है, 180, 180 माइनस 60। अब इतनी मैथ्स में तो मैं पढ़ा नहीं सकता भाई, क्योंकि ये फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऑल प्लस में चलते हैं, यहाँ पे सी प्लस में ASTC, साइन प्लस में है TC, ऐसे करके चलता है। तो कोऑर्डिनेट ये है तो साइन वाला प्लस में, कॉस वाला प्लस में नहीं होगा, तो माइनस में आता है अपने आप ही, ठीक है। तो देन द वैल्यू इज, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज, इसमें से ये गया तो ये आ जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 120 डिग्री एंड दैट्स योर आंसर। 160, 80 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। लिखिए, ये आना चाहिए तुम्हें। यानी यार 1/2 का मान 60 है तो अपने आप ही कर लेना। अगर यहाँ पर 1/2 की जगह √1/2 होता, एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, तो ये कितना होता, 45, तो 180 माइनस 45। भाई ध्यान रखना है आपको, हालांकि ये यही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 पूछा आता है आपका। देखो, कोई दिक्कत इसमें?